यूरोपियन की बेंच पर बैठे। क्यों? अपूर्व ने कहा। मुझे मालूम नहीं था। मालूम कर लेना चाहिए था। क्या इसलिए उन्होंने एक भले आदमी पर हाथ उठाया? साहब ने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाकर कहा। गो गो चपरासी, इसको बाहर कर दो, कहकर वे अपने काम में लग गए। अपूर्व न जाने किस तरह घर लौटा। 2 घंटे पहले रामदास के साथ इस रास्ते से जाते समय उसके हृदय में जो दुर्भावना सबसे अधिक खटक रही थी वो अकारण मध्यस्थता ही थी। उत्पात और अशांति की मात्रा उससे घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी ही। इसके अतिरिक्त उस ईसाई लड़की का कितना ही अपराध क्यों न हो, वो नारी है, इसलिए पुरुष के मुंह से ऐसे कठोर वचन निकालना उचित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त उस समय एकदम अकेली भी थी। जब उस लड़की की बात याद आई तो वो साहब की लड़की मालूम हुई, साधारण नारी जाति की नहीं। जिन फिरंगी लड़कों ने कुछ पल पहले अकारण ही उसका अपमान किया, जिनकी कुशिक्षा, नीचता और बर्बरता की सीमा नहीं थी, उनकी ही बहन जान पड़ी। जिस साहब ने अत्यंत अविचार के साथ उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था, मनुष्य का सामान अधिकार भी नहीं दिया था, उसकी परम आत्मीय ज्ञात हुई। तिवारी ने आकर कहा, छोटे बाबू, भोजन ठंडा हो रहा है, चलो आता हूँ। अपूर्व ने कहा। 10-15 मिनट बाद उसने फिर कहा, भोजन ठंडा हो रहा है। अपूर्व ने क्रोधित होकर कहा, क्यों बेकार तंग करता है तिवारी? मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। उसकी आंखों में नींद नहीं आई। रात जितनी ही बढ़ने लगी, सारा बिछौना मानो कांटे की सेज हो उठा। एक मर्मांतक वेदना उसके संपूर्ण अंग में चुभने लगी और उसी के बीच बीच स्टेशन के उन हिंदुस्तानियों की याद आने लगी जिन्होंने संख्या में अधिक होते हुए भी उसकी लांछना को कम करने में बिल्कुल ही भाग नहीं लिया, बल्कि उसके अपमान की मात्रा बढ़ाने में ही सहायता की। देशवासियों के विरुद्ध देशवासियों की इतनी लज्जा, इतनी ग्लानि संसार के और किसी देश में है? ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? इन्हीं बातों पर विचार करता रहा। 2-3 दिन शांतिपूर्वक बीत गए। ऊपर की मंजिल से साहब का अत्याचार जब किसी नए रूप में प्रकट नहीं हुआ तो अपूर्व ने समझ लिया कि उस ईसाई लड़की ने उस दिन की बातें अपने पिता को नहीं बताई। लड़की से भी सीढ़ियों में 2-1 बार भेंट हुई। वो मुंह मोड़कर उतर जाती। उस दिन सवेरे छोटे बाबू को भात परोस कर तिवारी ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, लगता है साहब ने कोई नालिश वालिश नहीं की। अपूर्व ने कहा, जो गरजता है बरसता नहीं है। तिवारी बोला, हम लोगों का डेरे में अधिक दिन रहना नहीं हो सकेगा, साले सब कुछ खाते पीते हैं। याद आते ही चुप रहे तिवारी। वो उस समय भोजन कर रहा था। बोला, इसी महीने के बाद छोड़ देंगे, लेकिन अच्छा मकान तो मिले। उसी दिन शाम को ऑफिस से लौटकर तिवारी की ओर देखकर अपूर्व स्तब्ध रह गया। इतनी ही देर में वो जैसे सूख कर आधा हो गया था। पूछा, क्या हुआ तिवारी? प्रत्युत्तर में उसने बादामी रंग के कुछ कागज अपूर्व को पकड़ा दिए। फौजदारी अदालत का संबंध था। वादी J.D. जोसेफ थे और प्रतिवादी 3 नंबर कमरे का अपूर्व नामक बंगाली और उसका नौकर था। दोपहर को कचहरी का चपरासी दे गया था। चपरासी के साथ वही साहब आया था। परसों हाजिर होने की तारीख है। अपूर्व ने कागज पढ़कर कहा, कोर्ट में देखा जाएगा। ये कहकर वो कपड़े बदलने कमरे में चला गया। तारीख वाले दिन तिवारी को साथ लेकर अपूर्व अदालत में हाजिर हुआ। इस विषय में रामदास से सहायता लेने में उसे लज्जा अनुभव हुई। केवल जरूरी काम का बहाना करके उसने एक दिन की छुट्टी ले ली थी। डिप्टी कमिश्नर की अदालत में मुकदमा था। वादी जोसेफ सच झूठ जो मन में आया कह गया। अपूर्व ने न तो कोई बात छिपाया और न कोई बात बढ़ाकर ही कही। बाकी की गवाह उसकी लड़की थी। अदालत के सामने उस लड़की का नाम और बयान सुनकर अपूर्व खिन्न रह गया। आप किसी स्वर्गीय राजकुमार भट्टाचार्य महाशय की सुपुत्री हैं। पहले ये लोग पारिसाल में थे, लेकिन अब बंगलोर में हैं। आपका नाम मेरी भारती है। इनकी माँ किसी मिशनरी के साथ बंगलोर चली आई थी। वहीं जोसेफ साहब के रूप पर मोहित होकर उनसे विवाह कर लिया। भारती ने पैतृक भट्टाचार्य नाम को निरर्थक समझकर उसे त्याग दिया और जोसेफ नाम को ग्रहण कर लिया। तभी से वो मिस मेरी जोसेफ के नाम से प्रसिद्ध हैं। न्यायाधीश के प्रश्न करने पर वो फल फूल उपहार देने की बात से इनकार कर गई, लेकिन उसके कंठ स्वर में असत्य बोलने की घबराहट इतनी स्पष्ट हो गई कि केवल न्यायाधीश ही नहीं
उसके चपरासी तक को धोखा नहीं दे सकी। फैसला उसी दिन हो गया। तिवारी छूट गया, लेकिन अपूर्व पर 20 रुपया जुर्माना हो गया। निरपराध होते हुए दंडित होने पर उसका मुंह सूख गया। रुपए देकर घर आकर देखा, दरवाजे के सामने रामदास खड़ा है। अपूर्व के मुंह से निकल पड़ा, 20 रुपये जुर्माना हुआ रामदास, अपील की जाए। उत्तेजना से उसकी आवाज कांप उठी। रामदास ने उसके दाएं हाथ को थाम कर हंसते हुए कहा, 20 रुपये जुर्माने के बदले 2000 की हानि उठाना चाहते हैं? होने दो, लेकिन ये तो जुर्माना है, दंड है, राजदंड है। रामदास हंसते हुए बोला, किसका दंड? जिसने झूठी गवाही दिलाई। लेकिन इसके ऊपर भी एक अदालत है, उसका न्यायाधीश अन्याय नहीं करता, वहां आप निर्दोष हैं। अपूर्व बोला, लेकिन लोग तो ऐसा नहीं समझेंगे रामदास, उनके सामने तो ये बदनामी हमेशा के लिए बनी रहेगी। रामदास ने कहा, चलो नदी किनारे टहलाएं। चलते हुए रास्ते में वो बोला, अपूर्व बाबू, विद्या से आपसे छोटा होते हुए भी उम्र में आपसे बड़ा हूं मैं। अगर कुछ कहूं तो ख्याल ना करना। अपूर्व मौन रहा। रामदास ने कहा, वो इस मामले को जानता था। लोग जानते हैं कि हालदार के साथ जोसेफ का मुकदमा चलने पर अंग्रेजी न्यायालय में क्या होता है, 20 रुपए की जुर्माने की बदनामी। लेकिन ये तो बिना अपराध का दंड हुआ रामदास। हाँ, बिना अपराधी मैं भी 2 वर्ष जेल में रह आया हूँ। 2 वर्ष जेल में? हाँ, 2 वर्ष। फिर हंसकर बोला, अगर अपने कुर्तों को उतार दूं तो देखोगे कि बेंतों के दागों से कोई स्थान बचा नहीं है। बेंत भी लग चुके हैं रामदास? रामदास हंसकर बोला, हाँ, ऐसा ही। बिना अपराध के भी मैं इतना निर्लज्ज हूं कि लोगों को मुंह दिखाता हूं, और आप 20 रुपए जुर्माने की बदनामी नहीं सह सकते। अपूर्व उसका मुंह देखकर चुप हो गया। रामदास बोला, अच्छा चलिए आपको पहुंचाकर घर आऊं। अभी ही चले जाओगे? अभी तो बहुत सी बातें जाननी है। रामदास ने हंसकर कहा, सब आज ही जान लोगे? ये नहीं होगा, मुझे संभवतः बहुत दिनों तक बताना पड़ेगा। बहुत दिनों पर उसने इस तरह जोर दिया कि अपूर्व आश्चर्य से उसे देखता रह गया, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। रामदास गली के अंदर नहीं गया, बाहर से ही विदा लेकर स्टेशन चला गया। अपूर्व ने द्वार पर धक्का दिया। तिवारी ने आकर दरवाजा खोल दिया। वो घर के कामों में लगा हुआ था। उसका चेहरा उतर गया था। वो बोला, उस समय जल्दबाजी में 2 नोट फेंक गए थे आप? अपूर्व ने आश्चर्य से पूछा। कहाँ फेंक गया था जी? यहीं तो, कहते हुए उसने दरवाजे के पास रखी मेज की ओर इशारा किया। आपके तकिए के नीचे रख दिए हैं, बाहर कहीं नहीं गिरे। यही सौभाग्य है। वो नोट कैसे गिर पड़े, यही सोचते हुए अपूर्व अपने कमरे में चला गया। तिवारी ने रात को रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, इस बूढ़े की बात मानिए बाबू, चलिए कल सवेरे ही हम लोग जहां भी हो भाग चलें। अपूर्व ने कहा, कल ही? सुनो तो, क्या धर्मशाला में चलें? चलें? तिवारी बोला, इससे तो वही अच्छा है। साहब मुकदमे में जीत गया है, अब किसी दिन हम दोनों को पीट भी जाएगा। अपूर्व सहन न कर सका, क्रोधित होकर बोला, माने क्या तुझे मेरे घाव पर नमक छिड़कने के लिए भेजा था? मुझे तेरी जरूरत नहीं, तू कल ही घर चला जा। मेरे भाग्य में जो बदा है वही होगा। तिवारी फिर भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप सोने चला गया। उसकी बात अपूर्व को अपमानजनक जान पड़ी, इसलिए उसने ऐसा उत्तर दिया था। अगले दिन नए मकान की खोज होने लगी। तलवलकर को छोड़कर ऑफिस के लगभग सभी लोगों से उसने कह दिया था। इसके बाद तिवारी ने फिर कोई शिकायत नहीं की। स्वाभाविक बात थी, मुकदमा जीत जाने के बाद जोसेफ परिवार के विचित्र उपद्रव नए नए रूप में प्रकट होंगे। लेकिन उपद्रव की बात कौन कहे, ऊपर कोई रहता नहीं। कभी कभी ये संदेह होने लगता था। उपद्रव रहित 1 सप्ताह के बाद एक दिन ऑफिस से लौटने पर तिवारी ने प्रसन्न होकर कहा, आपने सुना छोटे बाबू? क्या? साहब का पैर टूट गया, अस्पताल में है, देखें बचता है या नहीं। तुझे कैसे पता चला? तिवारी बोला, मकान मालिक का मुनीम हमारे जिले का है, वो आया था किराया लेने, उसी ने बताया है। हो सकता है, कहकर अपूर्व कपड़े बदलने अपने कमरे में चला गया। तिवारी को पूर्ण विश्वास था कि म्लेच्छ होकर ब्राह्मण के सिर पर जिसने घोड़े की तरह पैर पटका है,
उसका पैर न टूटेगा तो क्या होगा? अगले दिन अपूर्व ने तिवारी को बुलाकर कहा, एक मकान मिला है, जाकर देख आओ। तिवारी ने हंसकर कहा, अब दूसरे मकान की जरूरत नहीं पड़ेगी बाबू, मैंने सब ठीक कर लिया है। अगली 1 तारीख को जाने वाले चले जाएंगे। मकान बदलने में कम झंझट नहीं है। अपूर्व अच्छी तरह जानता था, लेकिन साहब की अनुपस्थिति में जो उपद्रव बंद हो गया है वो उनके लौट आने पर भी बंद रहेगा, उसे ऐसी आशा नहीं थी। ऑफिस जाने से पहले तिवारी ने छुट्टी मांगते हुए बताया कि आज दोपहर को वो बर्मियों के मंदिर में तमाशा देखने जाएगा। अपूर्व ने हंसकर पूछा, तुझे तमाशा देखने का कब से शौक हुआ है तिवारी? विदेश का सब कुछ देख लेना चाहिए बाबू। अपूर्व बोला, अवश्य अवश्य, लंगड़ा साहब अस्पताल में हैं, इस समय बाहर जाने में कोई डर नहीं है। चले जाना, लेकिन जल्दी ही लौट आना। साहब की दुर्घटना के समाचार से वो इतना प्रसन्न था कि अपने यहाँ के जिस व्यक्ति से कल उसका परिचय हुआ था, आज उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सका। उसे जाने की अनुमति देकर अपूर्व ऑफिस चला गया। उसके 1 घंटे बाद ही तिवारी को उसके गांव का वही व्यक्ति आकर बर्मियों का तमाशा दिखाने ले गया। तीसरे पहर घर लौटकर अपूर्व ने देखा दरवाजे में ताला लगा है। तिवारी ने वो पुराना ताला बदल कर ये नया ताला क्यों लगाया? वो 2 मिनट तक बाहर खड़ा सोचता रहा। तभी ऊपर से वही ईसाई लड़की बोली, मैं खोलती हूँ। कहकर वो नीचे आई और बोली, माँ कह रही थी कि अपना ताला लगाकर मैंने अच्छा नहीं किया, ऐसा न हो कि मैं विपत्ति में पड़ जाऊं। फिर द्वार खोलते हुए बोली, माँ बहुत डरपोक है, बिगड़ रही थी कि अगर आप विश्वास न करेंगे तो मुझको ही चोरी के अपराध में जेल जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे तनिक भी डर नहीं लगा। अपूर्व बोला, लेकिन हुआ क्या? कमरे में जाकर देखिए क्या हुआ है। अपूर्व ने कमरे में घुसकर देखा, दोनों ट्रंकों के ताले टूटे पड़े हैं, पुस्तकें, कागज, बिस्तर, कपड़े आदि फर्श पर पड़े हैं। उसके मुंह से निकला, ये सब कैसे हुआ? किसने किया? भारती बोली, भले ही किसी ने भी किया हो, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर उसने पूरी घटना सुनाई। दोपहर को तिवारी जब तमाशा देखने जा रहा था तो भारती की मां ने उसे देखा था। थोड़ी देर बाद नीचे के कमरे में खटखट सुनकर भारती को देखने के लिए कहा। उनकी छत के एक किनारे एक छेद है। उसी छेद से देखते ही भारती चिल्ला उठी। जो लोग बक्स तोड़ रहे थे वो जल्दी से भाग गए। तब वो नीचे आकर दरवाजे में ताला लगाकर पहरा देने लगी कि कहीं वो फिर न लौट आए। अपूर्व पलंग पर बैठ गया। भारती ने कहा, इस कमरे में आपका भोजन का तो कोई सामान नहीं है, क्या मैं कमरे में आ सकती हूँ? आइए, अपूर्व ने कहा। फिर विमूढ़ की तरह उससे पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? भारती ने कहा, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या क्या चीजें चोरी हो गई हैं। अपूर्व ने कहा, अच्छा देखिए ना क्या क्या चोरी हो गया है। भारती ने हंसकर कहा, न तो मैंने आपके ट्रंक की चीजों को पहले कभी देखा था और न चोरी ही की है, इसलिए क्या था और क्या नहीं मैं कैसे जान सकती हूँ? अपूर्व लज्जित होकर बोला, आप ठीक कहती हैं। अच्छा तो फिर तिवारी को आ जाने दीजिए, वही सब कुछ जानता है। कहकर इधर उधर बिखरी चीजों को करुणा भरी नजरों से देखने लगा। उसका निरुपाय चेहरा देखकर भारती हंसती हुई बोली, वो जानता है और आप नहीं जानते। अच्छा मैं आपको सिखा देती हूँ कि किस तरह जाना जाता है। इतना कहकर फर्श पर बैठ गई और ट्रंक को पास खींचती हुई बोली, अच्छा पहले कपड़े लत्ते संभाल लो। ये क्या है? शायद मुर्शिदाबादी सिल्क का सूट है। ऐसे कितने सूट हैं? 2 सूट मिल गए। ये एक और जोड़ा है। अच्छा धोती 1, 2, 3, चादर 1, 2, 3 ठीक मिल गया? शायद 3 ही जोड़ी थी। अपूर्व बोला, हाँ 3 ही जोड़ी थी। ये फ्लॉलेन का सूट है, आप वहाँ शायद टेनिस खेलते थे। हाँ तो 1, 2, 3 उस अलमारी में 1 और 1 आप पहने हैं, तो फिर सूट 5 ही जोड़े हैं। अपूर्व प्रसन्न होकर बोला, हाँ ठीक है 5 ही जोड़े हैं। इतने में एक चमकीली वस्तु दिखाई पड़ी। उसे बाहर निकाल कर बोली, ये चेन सोने की है? घड़ी कहाँ गई? अपूर्व प्रसन्न होकर बोला, खैर है कि बच गई। चेन शायद वो लोग देख नहीं सके, ये मेरे पिताजी की निशानी है। लेकिन घड़ी यहाँ है। कहकर अपूर्व ने घड़ी दिखा दी। भारती बोली, चेन और घड़ी मिल गई, अब अंगूठियाँ बताइए। अपूर्व बोला,
मेरे पास एक भी नहीं है। चलो ये भी अच्छा हुआ, लेकिन सोने के बटन? अपूर्व बोला। टसर के पंजाबी कुर्ते में लगे थे। भारती ने अलमारी की ओर देखा, फिर हंसकर बोली, लगता है कुर्ते के साथ वो बटन भी चले गए। फिर पूछा, ट्रंक में रुपया था ना? अपूर्व के हाँ कहने पर भारती बोली, तो फिर वो भी चला गया। कितना था? ये मालूम नहीं। ये तो मैं पहले ही समझ गई हूँ। आपके पास मनी बैग है ना? लाइए, मुझे दीजिए, देखूं। अपूर्व ने मनी बैग भारती को दे दिया। वो हिसाब लगाकर बोली, 250 रुपये 8 आने हैं। घर से कितने लेकर चले थे? अपूर्व बोला, 600 रुपये। भारती लिखने लगी, जहाज का किराया, तांगे का भाड़ा, कूली की मजदूरी, पहुंचकर घर के लिए तार भेजा था ना? अच्छा, उसका भी रुपया, और उसके बाद इधर 10 दिनों का खर्च। अपूर्व बोला, वो तिवारी से बिना पूछे कैसे बता सकता हूँ? भारती बोली, सब मालूम हो जाएगा। 2-1 रुपए का अंतर पड़ सकता है, अधिक नहीं। कागज पर अपने आप हिसाब लिख कर बोली, इसके अतिरिक्त और कोई खर्च तो नहीं है ना? नहीं। तो फिर 280 रुपये चोरी गए हैं। अपूर्व चकित होकर बोला, इतने रुपए? रुकिए, 20 रुपये और कम कीजिए। जुर्माने का रुपया नहीं लिखा? नहीं, वो अन्याय था, झूठ मूठ का जुर्माना, वो मैं कम नहीं करूंगी। अपूर्व चकित होकर बोला, जुर्माना तो झूठ मूठ हो सकता है, लेकिन जुर्माना देना तो सच है। भारती बोली, आपने दिया क्यों? उस रुपए को मैं कम नहीं करूंगी। पूरे 280 रुपये चोरी गए हैं। नहीं, 260 नहीं, 280 रुपये। अपूर्व ने विवाद नहीं किया। इस लड़की की प्रखर बुद्धि तथा अद्भुत तीक्ष्ण बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। अपूर्व ने कहा, पुलिस में खबर देना क्या ठीक होगा? भारती बोली, क्यों नहीं? ठीक केवल इसलिए होगा कि उससे मेरी काफी खींचातानी होगी। वो आकर आपके रुपए दे जाएंगे, ऐसी तो आशा है नहीं। अपूर्व मौन रहा। भारती बोली, चोरी तो हो गई, अब अगर वो लोग आएंगे तो अपमान भी आरंभ हो जाएगा। लेकिन कानून तो है। कानून तो है, लेकिन मैं किसी भी दशा में ये नहीं करने दूंगी। कानून उस दिन भी था जिस दिन आप अकारण जुर्माना दे आए थे। अपूर्व बोला, लोग अगर झूठ बोले और झूठे मामले को सिद्ध करें तो इसमें कानून का क्या दोष है? भारती लज्जित सी हो गई, बोली, लोग झूठ न बोलेंगे, झूठे मामले में न चलाएंगे, तभी जाकर कानून निर्दोष होगा। क्या आपका मत यही है? अगर ऐसा हो तो ठीक ही है, लेकिन संसार में ऐसा होता नहीं। इतना कहकर वो हंस पड़ी, लेकिन अपूर्व मौन रहा। भारती का ये चोरी छिपाने का आग्रह इस समय उसे अच्छा नहीं लगा। किसी गुप्त षड्यंत्र की आशंका से उसका अंतःकरण देखते ही देखते कलुषित हो उठा। उस दिन उसका डरते हुए संकोच सहित फल फूल देने के लिए आना, उसके बाद घटनाओं को विकृत तथा मिथ्या बनाकर कहना, न्यायालय में गवाही देना, पल में सारा इतिहास बिजली की भांति चमक उठा। चेहरा गंभीर और कंठस्वर भारी हो उठा। ये अभिनय है, छलना है। उसके चेहरे के इस आकस्मिक परिवर्तन को भारती ने लक्ष्य किया, लेकिन कारण न समझ सकी। बोली, मेरी बातों का आपने उत्तर नहीं दिया। अपूर्व ने कहा, और क्या उत्तर दूं? चोर को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, पुलिस को खबर देना ही ठीक होगा। भारती भयभीत होकर बोली, ये कैसी बात? न तो चोर ही पकड़ा जाएगा और न रुपए ही मिलेंगे। बीच में मुझे लेकर खींचातानी होगी। मैंने देखा है, ताला बंद किया है, सभी सजा कर रखा है। मैं विपत्ति में पड़ जाऊंगी। अपूर्व ने कहा, जो कुछ हुआ है आप वही कह दीजिएगा। भारती ने व्याकुल होकर कहा, कहने से क्या होगा? उस दिन आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया, एक दूसरे से परिचय नहीं, बातचीत नहीं। इसी बीच अचानक आपके लिए दिल में इतना दर्द क्यों है? पुलिस कैसे विश्वास करेगी? अपूर्व का मन और भी संदेह से भर उठा। बोला, आपकी आरंभ से अंत तक की झूठी बातों पर तो पुलिस ने विश्वास कर लिया, और सच्ची बातों का विश्वास नहीं करेगी? रुपया तो थोड़ा ही गया, लेकिन चोर को बिना दंड दिलाए न छोड़ूंगा। भारती बुद्धिहीन की तरह उसे देखती रही, फिर बोली, आप क्या कहते हैं अपूर्व बाबू? पिताजी अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। उन्होंने आपके प्रति बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैंने इसमें जो कुछ सहायता की है उसे भी मैं जानती हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपके कमरे में घुसकर ताला तोड़कर रुपए चुराऊंगी। ऐसी बात आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं नहीं सोच सकती। ऐसी बदनामी होने पर मैं बचूंगी कैसे? कहते कहते उसके होठ फूल कर कांपने लगे।
उन्हें जोर से दबाते दबाते तूफान की तरह कमरे से निकलकर चली गई। अगली सुबह न जाने क्या सोचकर अपूर्व थाने की ओर चल दिया। पुलिस में रिपोर्ट करना व्यर्थ है, ये वो जानता था। रुपए नहीं मिलेंगे, यही नहीं, हो सकता है कि चोर पकड़े भी न जाएं। लेकिन उस ईसाई लड़की पर उसके क्रोध और विद्वेष की सीमा नहीं थी। भारती ने स्वयं चोरी की है या चोरी करने में सहायता की है, इस विषय में तिवारी की तरह वो अभी तक निश्चिंत नहीं हो सका था। लेकिन उसकी दुष्टता तथा छल ने उसे बुरी तरह विचलित कर दिया था। उस लड़की की गतिविधि का रहस्य खोजने पर भी उसे नहीं मिला। उसने जो कुछ हानि की है उसके लिए उतना नहीं, लेकिन आरंभ से उसका विचित्र आचरण जैसे निरंतर अपूर्व की बुद्धि का उपहास करता रहा है। उसने अभी थाने में कदम भी नहीं रखा था कि पीछे से पुकार आई, अरे अपूर्व, तुम यहाँ कहाँ? अपूर्व ने घूमकर देखा, निमाई बाबू खड़े हैं। आप बंगाल पुलिस के बहुत बड़े अफसर हैं। अपूर्व के पिता ने इनकी नौकरी लगाई थी। निमाई बाबू उनको दादा कहकर पुकारते थे और इसी संबंध के कारण अपूर्व के घर के सभी लोग उन्हें चाचा कहते थे। स्वदेशी आंदोलन के समय गिरफ्तार होने के बाद अपूर्व को जो किसी प्रकार का कष्ट नहीं सहना पड़ा था, उसका बहुत कुछ श्रेय इन्हीं को था। अपूर्व ने प्रणाम करके अपनी नौकरी की बात बताकर पूछा, लेकिन आप इस देश में कैसे? जब तुम्हें घर द्वार छोड़कर इतनी दूर आना पड़ा है तो क्या मैं नहीं आ सकता? लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तुम्हें तो ऑफिस जाने में अभी देर है। आओ, चलते चलते ही 2 बातें कर लूंगा। माँ अच्छी है ना? और भाई भी? सब ठीक है, कहकर अपूर्व ने पूछा, आप कहाँ जाएंगे? जहाज घाट पर, चलो ना मेरे साथ। चलिए, आपको क्या कहीं और भी जाना है? निमाई बाबू हंसकर बोले, जाना हो भी सकता है। जिस महापुरुष को ले जाने के लिए घर छोड़कर इतनी दूर आना पड़ा है, उनकी इच्छा पर सब निर्भर है। उनका फोटोग्राफ है, लिखित विवरण है, लेकिन यहाँ की पुलिस में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उन पर हाथ डाल सके। क्या मैं पकड़ पाऊंगा? यही सोच रहा हूँ। अपूर्व ने उत्सुक होकर पूछा, ये महापुरुष कौन है चाचा जी? जब आप आए हैं तब तो अवश्य ही कोई खूनी आसामी है। निमाई बाबू बोले, ये तो नहीं बताऊंगा बेटा, क्या है और क्या नहीं है ये बात ठीक ठीक कोई भी नहीं जानता। इनके विरुद्ध कोई निश्चित अभियोग भी नहीं है, फिर भी इनकी निरंतर निगरानी करते रहने में इतनी बड़ी सरकार मानो निष्प्राण हो गई है। अपूर्व ने पूछा, कोई आसामी है? निमाई बाबू बोले, भैया पॉलिटिकल तो किसी समय तुम लोगों को भी कहते थे, लेकिन वो है राजद्रोही, राजा के शत्रु। हाँ, शत्रु कहलाने के योग्य तो अवश्य हैं। बलिहारी है उनकी प्रतिभा की। जिन्होंने इस लड़के का नाम सव्यसाची रखा था। बंदूक पिस्तौल चलाने में निशाना अचूक होता है। तैरकर पद्मा नदी को पार कर जाते हैं, कोई बाधा नहीं पड़ती। इस समय ये अनुमान किया गया है कि चटगांव के रास्ते से पहाड़ पार करके इन्होंने बर्मा में पदार्पण किया है। अब मांडले से नौका द्वारा या जहाज से रंगून आने वाले हैं या रेल द्वारा उनका शुभागमन हो चुका है, कोई पक्की खबर नहीं है, लेकिन वो रवाना हो चुके हैं, ये बात निश्चित है। उनके उद्देश्य के संबंध में कोई संदेह या तर्क नहीं है। शत्रु मित्र सभी के मन में उनका सम्मान स्थिर सिद्धांत बना हुआ है। देश में आकर किस मार्ग से वो अपना कदम बढ़ाएंगे हम नहीं जानते, लेकिन देखो बेटा, ये सब बातें किसी को बताना मत, नहीं तो इस बुढ़ापे में 27 साल की पेंशन रह जाएगी। अपूर्व उत्साहित होकर बोला, इतने दिनों ये कहाँ क्या कर रहे थे? सव्यसाची नाम मैंने तो कभी पहले सुना नहीं। निमाई बाबू ने हंसते हुए कहा, अरे भैया, इतने बड़े आदमियों का काम क्या केवल एक नाम से चलता है? संभवतः अर्जुन की तरह इनके भी अनेक नाम प्रचलित हैं। उन दिनों शायद सुना भी होगा, अब पहचान नहीं रहे हो। इस बीच में क्या कर रहे थे इसकी भी पूरी जानकारी नहीं है। राजशत्रु अपने काम ढोल पीट पीट कर करना पसंद नहीं करते। फिर भी मैं इतना जानता हूँ कि वो पूना में 3 महीने की और दूसरी बार सिंगापुर में 3 वर्ष की सजा भुगत चुके हैं। ये लड़का 10-12 भाषाओं में इस प्रकार बोल सकता है कि किसी विदेशी के लिए जान लेना कठिन है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। सुना है जर्मनी के किसी नगर में डॉक्टरी पढ़ी है, फ्रांस में इंजीनियरिंग पास किया है। इंग्लैंड की नहीं जानता, लेकिन जब वहाँ रह चुका है तो अवश्य ही कुछ न कुछ पास किया ही होगा। इन लोगों को न तो दया है, न माया है, न धर्म कर्म है, न कहीं घर द्वार है। बाप रे बाप, हम लोग भी उसी देश के वासी हैं,
लेकिन इस लड़के ने कहाँ से आकर बंग भूमि में जन्म ले लिया, ये तो सोचने पर भी नहीं जान पड़ता। अपूर्व कुछ न बोला। कुछ देर मौन रहकर उसने पूछा, इनको क्या आप आज ही गिरफ्तार करेंगे? निमाई बाबू हंसकर बोले, पहले पाऊं तो। अपूर्व ने कहा, मान लीजिए पा गए तो। नहीं बेटा, इतना आसान काम नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि अंतिम पल में वो किसी और रास्ते से खिसक गया होगा, और अगर वो आ गए तो। निमाई बाबू ने कुछ सोच कर कहा, उस पर बराबर नजर रखने का आदेश मिला है। 2 दिन देखता हूं, पकड़ने की अपेक्षा जांच करना जरूरी है। सरकार का यही विचार है। अपूर्व इस बात पर विश्वास न कर सका, क्योंकि वो उसके लिए जो कुछ भी हो फिर भी है तो पुलिस के आदमी। उसने पूछा, उनकी उम्र क्या है? लगभग 30-32 की होगी। देखने में कैसे हैं? यही तो आश्चर्य है बेटा, अत्यंत साधारण मनुष्य हैं, इसलिए तो पहचानना कठिन है, पकड़ना भी कठिन है। हम लोगों की रिपोर्ट में यही बात विशेष रूप से लिखी हुई है। अपूर्व बोला, लेकिन पकड़े जाने के भय से ही तो ये पैदल वन लांग कर आए हैं। निमाई बाबू बोले, हो सकता है कोई विशेष उद्देश्य हो सकता है इस रास्ते को भी जान लेना चाहता हो। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अपूर्व, ये लोग जिस पथ के पथिक है उसमें साधारण मनुष्य के विचार के साथ इनके विचार मेल नहीं खाते। आज इसकी भूल है या हम लोगों की भूल है, इसकी परीक्षा होने वाली है। ऐसा भी संभव है कि हम लोगों की सारी दौड़ धूप व्यर्थ हो जाए। अपूर्व बोला, ऐसा ही हो तो अच्छा है। मैं अंतःकरण से यही प्रार्थना करता हूं चाचा जी। निमाई बाबू हंस पड़े, बोले, मूर्ख लड़के, कहीं पुलिस से ऐसी बात कही जाती है? तुमने अपने घर का क्या नंबर बताया? 30। हो सका तो कल आऊंगा। सामने की जेटी पर ही शायद यहाँ का स्टीमर खड़ा होता है। अच्छा, तुम्हारे ऑफिस का समय हो चुका है, नई नौकरी है, देर करना ठीक नहीं। ये कहकर वो दूसरी ओर घूम गए। अपूर्व ने कहा, देर की क्यों? ऑफिस में गैरहाजिरी हो जाने पर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं नहीं चाहता कि वो अब आपके हाथ पड़ जाएं, लेकिन यदि दुर्घटना हो भी जाए तो मैं एक बार उन्हें देख तो लूंगा। चलिए। इच्छा न होने पर भी निमाई बाबू ने विशेष आपत्ति नहीं की, केवल थोड़ा सा सावधान करते हुए कहा, देखने का लोभ होता है, मैं इसे अस्वीकार नहीं करता, लेकिन ऐसे लोगों से किसी प्रकार परिचय बढ़ाना भी भयानक है। ये जान लो अपूर्व, अब तुम लड़के नहीं हो, पिता जीवित नहीं है, भविष्य को भी सोचना चाहिए। अपूर्व हंसकर बोला, परिचय का अवसर आप लोग किसी को देते कहाँ है चाचा जी? कोई अपराध नहीं, कोई अभियोग नहीं, फिर भी उनको जाल में फंसाने आप इतना दूर चले आए हैं। निमाई बाबू तनिक सा मुस्कुरा पड़े, बोले, ये तो कर्तव्य है। जिस समय दोनों जेटी पर पहुंचे, इस बड़ी नदी का विशाल स्टीमर किनारे लगने ही वाला था। 5-7 पुलिस अधिकारी सादी पोशाक में पहले से ही खड़े थे। निमाई बाबू के प्रति उन लोगों की आंखों का एक प्रकार का संकेत देखकर अपूर्व उन्हें पहचान गया। वो सभी भारतीय थे, भारत के कल्याण के लिए सुदूर वर्मा में एक विद्रोही का शिकार करने आए हैं। शिकार की वस्तु लगभग हाथ आ चुकी है। सफलता का आनंद तथा उत्तेजना की प्रच्छन्न दीप्ति उनके चेहरे पर प्राप्त हो रही है। जहाज के खलासी उस समय जेटी पर रस्सी फेंक रहे थे। कितने ही लोग रेलिंग पकड़े देख रहे थे। डेक पर शोर शराबे और दौड़ धूप की सीमा नहीं थी। संभव है इन्हीं लोगों के बीच खड़ा एक व्यक्ति उत्सुक दृष्टि से किनारे की प्रतीक्षा कर रहा हो, लेकिन अपूर्व की दृष्टि में संपूर्ण दृश्य आंखों के आंसुओं से एकदम धुंधला और अस्पष्ट हो उठा। ऊपर नीचे जल में स्थल में इतने नर नारी खड़े हैं। किसी को कोई शंका नहीं, किसी का कोई अपराध नहीं। केवल जिस व्यक्ति ने अपने युवा हृदय के समस्त सुख, समस्त स्वार्थ तथा सभी आशाओं का स्वेच्छा से विसर्जन कर दिया है, कारागार तथा मृत्यु की राह केवल उसी के लिए मुंह बाए खड़ी है। जहाज जेटी पर आकर लग गया। काट की सीढ़ी नीचे लगा दी गई, लेकिन अपूर्व नहीं हटा। वही निश्चल पाषाण मूर्ति के समान खड़ा आप ही आप कहने लगा कि क्षण बर्बाद तुम्हारे हाथ में हथकड़ी पड़ जाएगी। उत्सुक नर नारी तुम्हारी लांछना तथा अपमान आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। वो जान भी न पाएंगे कि उन्हीं लोगों के लिए तुमने सर्वस्व त्याग कर दिया है, इसलिए इन लोगों के बीच तुम्हारा रहना न हो सकेगा। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे और जिसे उसने कभी देखा नहीं, उसी को संबोधित करके मन ही मन कहने लगा, तुम तो हम लोगों की भांति सीधे साधे मनुष्य नहीं हो।
तुमने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है, इसलिए देश की नौकाएं तुम्हें पार नहीं कर सकती। तुम्हें तैरकर पद्मा नदी को पार करना पड़ता है, इसलिए देश का राजपथ तुम्हारे लिए अवरुद्ध है। तुम्हें दुर्गम वन पर्वत लांघने पड़ते हैं। मुक्ति पथ के अग्रदूत, हे पराधीन देश के राजविद्रोही, तुमको शत कोटि नमस्कार। दोस्तों, इसके आगे की कहानी भाग 4 में सुनेंगे। देखते हैं सव्यसाची पकड़ा जाता है या नहीं।